अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर है खिदमत हूँ। नाज़रीन, अब मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर आम इंतखाबात के लिए अपनी सियासी सरगर्मियों को शुरू कर दिया है और आवाम से राब्ते भी हो रहे हैं और जल्द से जुलूस भी किए जा रहे हैं। तकरीबन पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में और जलसे भी किए उन्होंने और अभी तक मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ सूबों में जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, KP के है, बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, वहाँ पे जलसे आम से खिताब कर रहे हैं उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी। और देखने में नज़र आ रहा है कि भरपूर जलसे से वो अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब भी सरगर्म नज़र आते हैं और मुख्तलिफ इत्तेहाद करते नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ रैलियों से खिताब भी वो कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो दो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये एक जंग सी छिड़ी हुई है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे के ऊपर बातें कसना और उनके जो हिमायती हैं और वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं कि वो भी बरजस्ता जवाब दे रहे हैं एक दूसरे को। अब देखना यही है कि यहाँ पे दोनों जमातें जब PDM की हुकूमत थी तो PDM में साथ साथ चला करते थे, लेकिन जब से इलेक्शंस का ऐलान हुआ है उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि दोनों जमातों में एक सख्त सर्द जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। आगे जाके देखना यह है कि आगे क्या होता है और इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाया जा रहा है, बड़े बड़े सियासतदानों को और अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन से पहले ये लाहे अमल कैसा है इस पे हम बात करेंगे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसराइल ने फ़लस्तीन पे जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है इसकी तारीख नहीं मिलती। और कुछ जंग बंदी की भी बातें हुई हैं, कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं, लेकिन इसराइल बाज नहीं आ रहा है जंग बंदी से। मुसलसल हस्पतालों में और दीगर मुकामात पे वो अपने बमबारी कर रहा है और जंग छेड़े हुए, लेकिन उसे ना मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं और ना कोई नज़र आ रहा है। आज हम फ़लस्तीन के मुसलमान जो है जिन पे जुल्म किया जा रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन PPI के यासिर आवान साहब। यासिर आवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब। तारिक खलील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे तारिक खलील साहब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आपसे सबसे पहले मैं फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ ममालिक में और कई ममालिक की इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, जिस तरह से इसको जंग बंदी की बात हुई है लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। हमें ये जानने की कोशिश है हम किस तरह फ़लस्तीन के गज़ा की मदद कर सकते हैं सर, किस तरह से ये जंग बंदी की बात कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा ही सोर पॉइंट जो आपने उठाया आज। बात यह है कि हम 60+ इस्लामिक कंट्रीज हैं और दुनिया में इस वक्त गालबन 1.5 बिलियन या 1.7 के करीब 57 सर ममालिक ने बस बात की है, 97 ममालिक बैठे थे। छोटे मोटे हैं जो कि जी इस्लामी ममालिक तो नहीं है लेकिन उनकी आबादी इस्लामी मुल्कों से ज्यादा है जी, जैसे रशिया है, इंडिया है, दूसरी। तो देखें, बात यह है इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स weakness is a sin. जी। Nobody listens to weak. आपके जितने ये ममालिक हैं ये सवाए नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन इसके अलावा कुछ नहीं करते। बेन गौरियन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि अगर दुआओं से
बात हल होती तो इजराइल कब का तबाह हो चुका हो, क्योंकि लाखों लोग इज्तिमा में जाते हैं हज में दूसरी तरफ और दुआएं करते हैं। जब तक आप अमल नहीं करें तो कोई चीज नहीं होती। जी जी जी। इसी तरह लेटेस्ट जो अभी नेतन्याहू के जो क्लिप्स आ रहे हैं, जो उसकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जो उनके नुमाइंदे ने यूनाइटेड नेशंस में करारदाद को फाड़ के फेंक दिया, तो उससे क्या साबित होता है? उससे यही साबित होता है, और वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। तो जब तक आप लोग सवाए तुर्की के किसी मुल्क ने, मैं नहीं समझता हूं कि खड़ा होके कहा है कि अगर आप हमें रोकेंगे तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो जब तक आप ये ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे एंड ये जुर्रत पैदा नहीं करेंगे कि अगर आप 2 दिन के अंदर या कल तक सीज फायर नहीं करते तो हम वी विल डिक्लेयर वॉर ऑन यू, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो देखें फिर कैसे। यस 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 खलील साहब मैं इसी पे बात करूंगा आपसे। हमें अपनी सिक्योरिटी इस जंग से क्या सबक देती है? क्या हमें अपनी सिक्योरिटी नहीं करनी चाहिए या हमें अब क्या करना चाहिए? देखिए कल कहीं किसी भी मुल्क में ये हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे सर इसके हवाले से? देखिए जैसे मैं अभी आपको कहा था, वीकनेस इज ए सिन। इस जंग ने और यूक्रेन की जंग ने, दोनों ने एक सबक दिया है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारी लीडरशिप को समझना चाहिए। वो सबक ये है कि ताकतवर इस वक्त जो रियल पॉलिटिक्स है और जो जियो स्ट्रेटेजिक मैलियो है, इसमें जो ताकतवर कर गुजरता है वो समझता है कि नोबडी इज देयर टू स्टॉप मी। तो हमें सबसे खतरा कहां से है? हमें सबसे खतरा हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से है, और उनके सियासतदान, बीजेपी की लीडरशिप, इवन उनके प्राइम मिनिस्टर, कमांडर नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडिया, सब ये कह चुके हैं कि वक्त आने पे हम पाकिस्तानी कश्मीर पे हमला करेंगे और उसको जबरदस्ती ले लेंगे। तो अगर हम ये समझते हैं एक ऐसे परिंदे की तरह जो रेत में अपना सर दबाए बैठा है कि एवरीथिंग इज ओके, तो इससे बड़ी मैं समझता हूं कि गलती नहीं होगी। और मैं इस हकीकत को बिल्कुल एज ए सोल्जर, जबकि जिसने 65 की बात भी लड़ी है, 71 भी लड़ी है, और मैं हायर पोजीशंस पे भी रहा हूँ। जी 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 जी। आपको तमगे भी मिले हैं, सितारा जुर्रत भी आपको मिला है, सितारा इम्तियाज भी आपको मिला है। इस हवाले से मैं इस थ्रेट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो चाणक्य की फिलॉसफी है वो ये है कि मुंह से मीठे रहो और अपना काम करो। आपने देखा है तारीख में भी, आप गवाह हैं कि शिवाजी ने अफजल खान को गले लगाते हुए पीछे से खंजर मारा था। ये तो हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री है, और हमेशा हमारे लिए यानी कि हमेशा से ये किरदार अदा किया है ऐसे लोगों ने कि हमेशा पीछे से छुरा ही मारा गया है, लेकिन हम खामोश क्यों हैं? देखिए ना, अब देखिए 57 यानी कि 97 ममालिक एक जगह एक छत के नीचे जमा हुए, उसके बाद भी कोई फैसला ऐसा हो नहीं सका। तो क्या आप देखते हैं इसकी वजह अमली क्यों नहीं तय पा रही है? इसकी वजूहात आप क्या देखते हैं सर? क्योंकि जाहिर है कि आप बहुत करीब रहे हैं, आप इसके ऊपर बड़ा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं और आप जानते हैं, आपका बड़ा मकसद इसके ऊपर कमान है आपकी। देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जितने ये ममालिक हैं इनको आप 3 ग्रुप्स में आप तकसीम कर दें। एक जो ग्रुप है जिसको आप, मैं समझता हूँ, अरब लीग के नीचे आते हैं, दूसरा ग्रुप दूसरे मुस्लिम ममालिक से, और तीसरा छोटे मुस्लिम ममालिक हैं। हर
तीनों ग्रुपों के अपने अपने मफादात हैं। अरब ग्रुप जो है इस वक्त बिल्कुल वेस्टर्न पावर्स के होल्ड में है। वो बातें तो जरूर करेंगे, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर सकते। सही बात। जहां तक दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अपनी मजबूरियां और मफादात हैं। हम अपने मुल्क को देखें, हम अपने अंदर जो इस वक्त एक बेयकीनी है, जब तक वो इलेक्शन नहीं होते वो बेयकीनी रहेगी। और जब तक हमें अपने आप को मजबूत और कायदे आजम के फरमुदात को अमल नहीं करेंगे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, हम कोई कदम नहीं उठा सकते, चाहे भले। और पाकिस्तान, ये ना भूलिए, इस पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ताकतवर फौज है और हम एक एटॉमिक पावर है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बावजूद अगर हम वीकनेस दिखाते हैं तो फिर कौन है जो खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? अच्छा, मैं एक तारीख आपको बता रहा हूँ, मसा ये आपके ज़ारे इल्म में होगी, आपके गोश गुजार हो चुकी होगी। मैं आपको बताऊँ दुनिया की तारीख में किसने सबसे ज़्यादा कत्ल किए हैं। देखिए, मुसलमानों को कहा जाता है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, दुनिया भर में ख़ास करके भारत इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। आज मैं आपको बताऊं, हिटलर के दौर से मैं आता हूं कि आप जानते हैं हिटलर कौन था। वो एक ईसाई था, लेकिन कभी इसको मकसद दहशतगर्द नहीं कहा गया। अगर जोसेफ स्टालिन की हम बात करें तो इसने तकरीबन 20 बिलियन 1 मिलियन यानी 10 लाख के बराबर इंसानों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 14.5 मिलियन भूख से मरे थे सर। और आपको मजीद बताएं, माओ जे तंग ने इसने 14 से ज़्यादा 20 मिलियन इंसानों को मारा था। आज मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, शायद कि ये प्रोग्राम में मेरे जब चले तो शायद कि ये हो सकता है कि एडिट हो जाए, लेकिन मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ इस चीज़ को बताना। अच्छा, मुसोलिनी ने 4 लाख इंसानों का कत्ल किया है, क्या वो मुसलमान था? मैं आपसे यही सवाल करता हूँ। अशोका ने, इसने कलंगा की जंग में 1 लाख इंसानों को मारा, क्या वो मुसलमान था? जॉर्ज बुश की तिजारती पॉलिसी के नतीजे में सिर्फ इराक में 5 लाख बच्चे मरे। इनको कभी भी बस ये है कि आप बता दें कि कहीं पे दिखाया गया हो या कहीं बताया गया हो। अब मैं आगे अगर चलता हूं तो आजकल जहाद का लफ्ज सुनकर गैर मुस्लिम तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि जहाद का मतलब मासूमों को बचाना है। और बल्कि आपको ये भी हम बताते चलें कि और यानी कि जहां पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज का बुलंद करना जहाद है। यही मुसलमानों का शीवा है। और चंद हकायक में आपको और बताता चलूं, पहली जंग अजीम में 17 बिलियन लोग मरे और जंग का सबब गैर मुस्लिम थे, यानी मुसलमानों का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। और पहली जंग अजीम की मैंने बात की है। अच्छा, दूसरी जंग अजीम में 55 से 50 मिलियन लोग मारे गए और सबब गैर मुस्लिम थे। वो सब गैर यानी कि मुस्लिम थे जिन्होंने वहाँ पे कोई हथियार नहीं उठाया था और कोई ऐसी बात नहीं की थी। हमेशा से ये देखने में नज़र आया है कि मुसलमान कहीं भी इस तरह की हरकत, इस तरह की यानी कि वारदातें करता हुआ कहीं नज़र नहीं आएगा। नागासाकी पर एटमी हमले में 2 लाख लोग मरे, इसका सबब क्या था? क्या वो मुसलमानों ने किया था एटमी धमाका? मुसलमानों ने तो एटमी धमाका नहीं किया था। वियतनाम की जंग में तकरीबन 50 लाख अमवातों का सबब भी क्या रहा? आप मुझे इसका भी जवाब दें। बूसीनिया की जंग में भी 5 लाख यानी कि मौतें हुई थी। और इराकी जंग में अब तक 1 करोड़ 20 लाख अमवात हो चुकी हैं। अफगानिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा में खाना जंगी का जो मामलात हैं, आप बताएं कि वहां पे कौन मार रहा है और कौन मर रहा है। अगर हम कंबोडिया में जाएं तो 30 लाख मौतों का सबब क्या है, उसकी वजह क्या है, उनको कौन मार रहा है? कोई भी दहशतगर्द मुसलमान नहीं है, और यह बात मैं बड़े दावे से कहता हूं, और कोई मुसलमान दहशतगर्द हो भी नहीं सकता। और सबसे अहम बात यह है कि
तबाही फैलाने वाले जो हथियार हैं कभी मुसलमान ने नहीं बनाए। उसके ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा होता है। कोई ऐसी कंपनी मुझे बता दे जिसके हथियार के ऊपर पाकिस्तान ब्रांडेड पाकिस्तान लिखा हो। तो नाज़रीन, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर या मुसलमानों को सिर्फ दहशतगर्द क्यों कहा जाता है, ये मेरा एक सवाल है और बहुत चुपता हुआ सवाल है। आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, वहाँ जिस तरह से अस्पतालों पे हमला किया जा रहा है, जिस तरह से आबादियों पे हमला किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे तबाही फैलाई जा रही है, वो कौन कर रहा है? वहाँ तो पनाह दी थी, वहाँ तो इसराइलियों को पनाह दी थी, उन्होंने तो उनको हिफाजत दी थी, लेकिन उन्होंने उन्हीं के घर में रहते हुए, एक मेहमान की हैसियत से रहते हुए ये सब किया है। मैं जानने की कोशिश करूंगा रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, आपसे ये जो मैंने बात बताई है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। ये मैं समझता हूँ कि आपने पूरी एक तारीख दोहराई है जो कि नाजरीन को, मेरा ख्याल मेजॉरिटी को इसका इल्म होगा। लेकिन मैं फिर उस बात पे आता हूं कि हमें आज की दुनिया में रियल पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। आज की जो रियल पॉलिटिक्स है, आज का जो स्ट्रेटेजिक हालात हैं, आप इसके तनाजर में अपने मसाइल का हल तलाश करें। और वो तलाश का सिर्फ एक ही है कि अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं, फिर ही आप खड़े होकर कोई बात कर सकते हैं। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पे खलील साहब, मेरे साथ यहाँ पे पीपीआई के चेयरमैन यासिर आवान साहब भी मौजूद हैं और बहुत देर से खामोश है और काफ़ी वक्त उन्होंने हमें यहाँ पे अभी दिया है गुफ्तगू का। तो यासिर आवान साहब, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, तमाम चीज़ें, और आपने तारिक खलील साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड की भी आपने बात सुनी है। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? क्या हमारे मुस्लिम ममालिक में यूनिटी क्यों नहीं है, जबकि हमारी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है और दीगर है? क्या अब इससे आगे हमें जाना होगा या इन तमाम ममालिक को जाना होगा कि यहाँ पे जंग बंद हो या जुल्म बंद हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, बहुत अच्छा मौजू आपने लिया और ब्रिगेडियर साहब ने बहुत जामिया बातें की, आपने जामिया सवालात किए। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है मुस्लिम उम्मा के लिए कि हम अपने अपने मुमलिकत में इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम करें। अभी जो भी हमारे दुश्मन अनासिर है वो किस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं? इराक़ में उन्होंने हमारे मजहबी तफरक़े का फ़ायदा उठाया, वहाँ शिया सुन्नी को सामने ला के खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई कोशिश होती रहती है कि कोई ऐसा इंतशार हो। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा मजबूत है, तो किसी भी दुश्मन को ये मौका नहीं मिलता कि वो हमारे मुल्क के अंदर कोई दखल अंदाजी कर पाए। जब जब किसी ने कोशिश की है तो उसको मुँह की खानी पड़ी है। इसका क्रेडिट हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं, इसका क्रेडिट हमारे मजबूत दिफा को जाता है। और दुनिया में इजराइल को ये पता है कि उसके करीब इर्द गिर्द जो अरब ममालिक हैं उनके अपने मुफादात हैं, वो उनकी गिरफ्त में है इजराइल की वाया अमेरिका, और अमेरिका इजराइल की पुश्त पे खड़ा हुआ है। अभी तुर्की ने, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, कि कहा है कि अगर नहीं जंग आपने रोकी तो हम इस जंग का हिस्सा बनेंगे या आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये तो हम सुनते आ रहे हैं ईरान की तरफ से भी, तुर्की की तरफ से भी, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। मिस्र के पास से खुर्दनी अशिया उन तक जा रही हैं। देखिए, एक कौम मर रही है, उनको खाने पीने से ज्यादा दिफा की जरूरत है। कोई भी दिफा की तरफ नहीं जा रहा। हर शख्स उनको खाना, कंबल, कफन, पानी देने को तो तैयार है, लेकिन उनका दिफा करने को कोई तैयार नहीं है। तो उम्मत मुस्लिमा एक जगह पर तो नहीं है। मुखालफीन तो जैसे अभी आपने पढ़ा कि यहूदियों ने ये किया, ईसाइयों ने ये किया, अमेरिका ने ये किया, उसमें कहीं भी मुसलमानों का कहीं कोई किरदार नहीं है इंसानियत के कत्लेआम में। लेकिन फिर भी दहशतगर्द दुनिया इस्लाम को कहती है, मुसलमान को कहती है। क्यों? उसकी वजह यही है कि जो हम मुस्लिम ममालिक हैं, हमने अपना वो अमली किरदार अदा नहीं किया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी मुसलमानों के लिए, इत्तिफाक की, अल्लाह की वहदानियत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बुनियाद पर जो हमारी तालीमात होनी चाहिए थी, जो अमलन हमारा अमल होना चाहिए था, वो किसी मुल्क में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि सऊदी अरब हाजियों की खिदमत कर लेता है
और दूसरे ममालिक बहुत अच्छी अच्छी बातें अक़वाम मुत्तहिदा में कर लेते हैं, लेकिन अमलन कहीं से कुछ भी नहीं तौर पे कुछ नजर दिया हुआ। मजीद हम आगे बात को बढ़ाएंगे और इसी बात को मजीद आगे लेके चलेंगे और फिर हम बात करेंगे जो मौजूदा इलेक्शंस होने वाले हैं उसके हवाले से, और जो हमने इंट्रो में अपने कहा था कि दो जमातें इस वक्त नज़र आ रही हैं इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से और वो इत्तेहाद कर रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़लस्तीन के हवाले से, जो तमाम सरबराहान बैठे एक छत के नीचे लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, वहाँ भी ना इत्तफाक़ी नज़र आई और फ़लस्तीन में मुसलसल इसराइल जो है वो जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए है और वो जंग बंदी भी नहीं कर रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अमवात हुई, ख़ास करके बच्चे ख़वातीन वहाँ पे जिस बेदर्दी से शहीद हो रहे हैं उसकी कोई अभी तक तारीख़ नहीं मिलती। मैं मज़ीद आगे बात को लेके चलूँगा। यासिर आवाम साहब, क्योंकि आपका सियासत से ताल्लुक़ है, आप ये बताएं कि अभी इस वक्त निगरां हुकूमत है और निगरां हुकूमत आप जाहिर है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद इलेक्टेड या जो भी एक हुकूमत आती है, जमहूरियत आती है, जो आता है बरसरे इक़्तिदार, तो क्या जब ये बात होगी कि जी अब ये फ़लस्तीन के हवाले से बात की जाए या क्या किया जाए? नहीं, क्यों आसिफ भाई, इलेक्शन और इक़्तिदार में आकर ही क्यों, जब आज मोहतरम नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कबाइल के सरदारान और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान से अपने इंतखाबी दंगल को कामयाब करने के लिए मिल सकते हैं, तो वो एक ऐसा इज्तिमा क्यों नहीं बुला सकते जिसपे वो बग़ैर इक़्तिदार के, वो एक साबका वज़ीर आज़म है, वो दूसरी उन पार्टीज़ को बुलाएं जो इक़्तिदार में रही हैं और बैठ के इस बारे में फैसला करें ना। क्यों इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जब वज़ीर आज़म बनूंगा तब ये करूंगा? सिर्फ अपने जलसे में आधा मिनट फ़लस्तीन का झंडा पकड़ के खड़ा हो जाना इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं है या उनकी सपोर्ट नहीं है। अमलन सपोर्ट ये है कि आप तमाम को इकट्ठा करें और आप वहाँ से एक मैसेज दें कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये अमल उठाएंगे या ये इकदाम उठाएंगे, तब तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पर फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई सियासी लीडर बेचैन नहीं है। उनको ये पता है कि हम अपने, और क्योंकि उनका तो दिफा से ताल्लुक कोई नहीं ना, कुछ भी हुआ तो फौज पे डाल देते हैं, वो तो इलेक्शन आ रहे तो फौज पे डाल देते हैं, तो दिफा में तो जरा सा कोई बम फटा उन्होंने तो दिफा पे डाल देना। सियासतदान तो हमारे अपनी आवाम का नहीं सोच रहे सर, वो फ़लस्तीन का क्या सोचेंगे। कल ये जुम्मे के रोज़ का वाक़या हमारे कराची में मेन शाहरा पे एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, खुद को दरख्त के साथ फंदा लगा लिया। तो इन हुक्मरानों से, जो हमारे हुक्मरान हैं जो आज इलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं जीत के इक़्तिदार में, इनसे आप फ़लस्तीन की सपोर्ट का अगर या फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत की उम्मीद रखते हैं तो मैं क्या लफ्ज़ कहूँ इस पे। इनसे तो ऐसी कोई उम्मीद रखना बेकार है, इनसे तो पाकिस्तानियों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। आज 70 साल में ये रोजी रोटी नहीं दे सके, नारे सब लगाते हैं कि कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, रोटी कपड़ा और मकान, गरीब का सहारा, सब कुछ। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि क्या ऐसा कोई निज़ाम है जहां पर गरीब को फ्री राशन मिल जाए? अरे आप कम अज कम इस मर्दमशुमारी के नतीजे में से वो लोग तो निकाल लीजिए जो बिल्कुल सतह गुर्बत की लकीर से भी नीचे, उनको फ्री फीडिंग का बंदोबस्त तो करें, उनकी खुराक का बंदोबस्त तो करें। कोई ऐसा प्लान नहीं है इनका। ना फ़लस्तीन तो बहुत दूर की बात है, जो पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल नहीं भर सकते। अभी ये जो गैस इन्होंने 90% या 95, मैं कुछ थोड़ा कम ज्यादा बोल जाऊं तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, वो उन्होंने बढ़ाई है। उससे आप अगर इंडस्ट्री के हालात देखें तो बहुत सी इंडस्ट्रियों ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी फैक्ट्रीज बंद कर देंगे, क्योंकि वो उस जो कॉस्ट बढ़ जाएगी गैस की महंगा होने से, उस पे वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो चलो घर में मेरे बल्ब नहीं जला तो कोई बात नहीं ना, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, खैर है अगर 2-4 घंटे मैं मोमबत्ती पे गुजारा कर लूंगा तो। लेकिन इंडस्ट्री को तो कम से कम सब्सिडी दें। अच्छा, सब्सिडी के लिए हमारे पास क्या है कि IMF की किस्त आनी है महीने 2 महीने में, तो फिर हम सब्सिडी दे देंगे। आप अपनी आवाम को रोजगार और फलाह देने के लिए तो उनकी तरफ देख रहे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन पे जुल्म बर्पा किया हुआ है, आप क्या आवाज उठाएंगे? मतलब ये तो दोनों चीजें एक अजीब सी है ना, कि हम उन्हीं के आगे हाथ फैलाए हुए जो
घूम फिर के फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमसे ही अगर हम अपने इन सियासतदानों से उम्मीद लगाने कि यही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम गलतफहमी के शिकार हैं। अच्छा, क्योंकि तारिक खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। तारिक खलील साहब, जैसा कि यासिर आवान ने कहा, और हम ये भी देखते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से अपने ज़ाती जलसे जुलूस तो इलेक्शंस के इक़्तिदार के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अल्फाज तो कहते हैं, वो बोलते तो हैं कि हम भरपूर एहतिजाज करते हैं, हम फ़लस्तीनी भाइयों के जुल्म में या जो उन पे हो रहा है हम उसमें उनके यानी उस पर एहतिजाज कर रहे हैं, वो सब तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस हवाले से उन्होंने कोई रैली, कोई जुलूस, कोई इस तरह का इज्तिमा नहीं किया। तो इसको आप क्या देखते हैं सर, किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इनकी वजह जी 4 मुल्क हैं दुनिया में, इस्लामी ममालिक में, जो इस काबिल हैं कि इजराइल का हाथ रोक सके। उसमें नंबर 1 टर्की है, नंबर 2 पाकिस्तान है, नंबर 3 सऊदी अरब है, नंबर 4 इंडोनेशिया। जी जी, इन चारों की मफाद मजबूत हैं, इनके पास हैं, ताकत है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, लेकिन चारों में से सिर्फ तुर्की ऐसा है। मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करूं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर वो सही है कि तुर्की ने 40 ट्रक भेजे हैं जी 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 एड के इनटू गजा। जी हाँ, जी हाँ, विद वार्निंग टू इजराइल कि अगर इन पे फायर हुआ या कोई भी अटैक किया गया, जी नंबर 1 जी जी, एंड वी विल फायर, अगर आपने इसको एस्केलेट किया तो वी विल फायर द टारगेट्स इन इजराइल जी। और वो मेरी खबर ये है, इफ इट इज करेक्ट, कि वो हिफाजत गजा चले गए हैं, उसमें कुछ 1 या 2 फील्ड हॉस्पिटल भी हैं। तो जब तक ताकत का, जालिम का हाथ ताकत से न रोके तो वो हाथ कभी नहीं रोकता। बातों से तो कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होता, अमल किया जाता है। जैसे कि कहा गया कि जी दुआएं तो बिल्कुल होती हैं, और दुआएं अल्लाह ताला सुनता भी है। मेरा खुदा, मेरा परवरदिगार जो सारे जहानों का मालिक है, वो सुनता ज़रूर है, लेकिन दुआओं के साथ साथ अगर आप मंजिल की तलाश में हैं और मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आपको कोई रक्षा, कोई टैक्सी या अपनी गाड़ी या जो भी है, आपको उसको सफ़र के लिए तो रवाना होगा, अपने पैरों को तो हिलाना होगा, अपने कदमों को तो हिलाना होगा। जब आप मंजिल तक पहुंचेंगे ना, तो दुआओं से तो असर हो सकता है थोड़ा बहुत कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, नसर मिनल्लाह फतहन करीब। ठीक है, फतह तो हासिल होती है, दुआओं में असर होता है, लेकिन उसके साथ साथ आगे बढ़ा जाता है, आगे चला जाता है, मुज़ाकरात किए जाते हैं, बातचीत की जाती है। और मैंने एक तारीख बताई है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का गहवारा है, अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत, खुलूस, भाईचारगी का पैगाम देता है। और अभी पूरी एक लिस्ट मैंने आपको बताई है, तो उसमें आप कोई एक भी ये बात बता दे कि कहीं पे किसी मुसलमान ने कोई दहशतगर्दी की हो। आज तक मुसलमान ने कभी भी किसी मुल्क में या किसी भी जगह दहशतगर्दी नहीं की है। तारिक खलील साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, मेरे प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच आज़िज़ साहब, गॉड ब्लेस यू। तारिक खलील साहब के बाद यासिर आवान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे इस हवाले से, क्या 2024 के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें इलेक्शन लड़ने का इनको मौका मिलेगा? अब आप देख रहे हैं कुछ जमातें मंजर आम से नहीं हैं, वो मंजर आम पर नहीं हैं। उसकी क्या वजह नज़र आती है आपको कि सबको इलेक्शन तो लड़ना चाहिए, ये तो तरीक़ा कार है, लेकिन अभी तक उनकी ये वजाहत नहीं हुई है कि उनको बस इलेक्शन ना लड़ने का कोई हुक्मनामा जारी किया गया हो या कोई ऐसा ऑर्डर हुआ हो? नहीं, ऐसा तो आसिफ भाई किसी के लिए कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना।
सिवाय चंद दहशतगर्द जमातों के जो बैंड हैं उनके अलावा तो किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, वो इलेक्शन लड़े। बाकी वो एक अलग बहस है कि पीटीआई के लिए थोड़े से मामलात सख्त हैं, साइफर केस हो या तोशा खाना हो, जो भी उनके बनाए गए केसेस हैं उनकी बुनियाद पे, और मियाँ साहब के लिए बहुत आसानी है इस वक्त, और ये ही उनकी ख्वाहिश थी बाहर बैठ के जब वो मज़म्मती बयानात दे रहे थे जिसमें वो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे थे दिफाई इदारों का, शख्सियात का। उनका मकसद यही था कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और वो उनको मिल गई है सियासत करने के लिए। किसी को पीछे रखना नहीं चाहिए, सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन आसिफ भाई बात वही आ जाती है ना, तो हुस्न भी यही है कि सब इलेक्शंस लड़ें और इलेक्शन लड़ के जो जीत कर आता है वो बिल्कुल इस जमहूरी हुस्न ने तो पाकिस्तानी आवाम के चेहरे बिगाड़ दिए ना आसिफ भाई। मतलब जमहूरियत के हुस्न के चक्कर में हमने देखे ना क्या अशर कर लिया पाकिस्तान का, कि हमारे पास फलाही इदारे का आप आज ऐलान करें तो कहाँ से गुरबा वहाँ पर राशन के लिए, खुराक के लिए और चंद हज़ार लेने के लिए जमा हो जाते हैं। अगर इतना ही जमहूरियत हसीन कोई चीज़ होती तो इन 70-80 सालों में बहुत कुछ बदल दिया होता है इस जमहूरियत ने हमारे लिए। फिर ये डाल देते हैं 2-3 डिक्टेटरशिप जो आई उन पर कि उन्होंने हमारा सारा काम खराब कर दिया। भाई आप रेत का पहाड़ बना रहे थे क्या? जो डिक्टेटर आया और उसने आपका रेत का पहाड़ गिरा के रख दिया। आप ऐसा कॉन्क्रीट प्लान क्यों नहीं लाते जिसमें अवामी फलाह तो लेकर आए ना। आपके घरानों को तो वुसअत देने के लिए आपके पास बेहतरीन प्लानिंग्स हैं, लेकिन आवाम को फलाह देने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से निकालने के लिए आपके पास कोई, यानी आप बातें तो बहुत करते हैं, कोई भी सियासी जमात हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ एज ए मीडिया पर्सन। हम तो न्यूट्रल लोग होते हैं, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल बात करते हैं। हमारा किसी जमात, किसी पार्टी, किसी फिरके से, किसी उससे ताल्लुक़ नहीं होता। हम तो वो बात करते हैं जो कि माशरे में हो रही है और माशरे में नज़र आती है, हम तो उसकी निशानदेही करते हैं। तो माशरे में यही देखने में आ रहा है कि आए दिन रोज़ बरोज़ सिर्फ पेट्रोल पे तो पैसे 1-2 रुपए कम हो जाते हैं, लेकिन दीगर अशिया जो हैं जो कि रोज के इस्तेमाल किए, जिससे कि जिंदगी इंसान की बच सकती है या उसको दवाइयाँ मिल सकती है, एक जिंदगी बच सकती है, या वो अपने बच्चों को 1 वक्त या 2 वक्त की रोटी खिला सकता है, उन चीज़ों पे तो कीमतें वही के वही हैं। अब ये एक इलेक्शन कमीशन ने ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। यकीनन आपके इल्म में होगा, ये मेरे पास ज़ाब्ता इखलाक की ये कॉपी है, मैं वो आपको बता दूं वो ज़ाब्ता इखलाक क्या है। सदर और वज़ीर आज़म यानी कि वज़रा और अवामी ओहदा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जिनके पास ये ओहदा होगा वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा, ये पहला। उसके बाद सेकंड है, सेनेटर व बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे, यानी कि सेनेटर हो और या बल्दियाती नुमाइंदा जो इलाके का होता है वो जाहिर है जानता है, तो वो इस मुहिम को चला सकता है, इलेक्शन की मुहिम को चला सकता है। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी, यानी कि जो जमात कहती है कि हम ये तरक्याती काम कर देंगे, हम वो तरक्याती काम कर देंगे, आवाम से खिताब करते हुए उस पर पाबंदी होगी, ताकि आएँ और अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं। अच्छा, अदलिया नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर पाबंदी होगी, यानी अदलिया अदालतों पर और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने किसी भी जगह जलसे में या कॉर्नर मीटिंग्स में या कहीं भी कोई गुफ्तगू की है तो वो पाबंदी होगी, और अगर वो पाबंदी के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए कानूनी चाराजोई इस्तेमाल में आएगी। सियासी जमातों, उम्मीदवारों रिश्वत और तहाइफ और लालच नहीं देंगे, यानी आवाम को मुख्तलिफ सियासी जमातें उम्मीदवार का लालच देती हैं, रिश्वत की वो देती हैं कि हम इतने पैसे देंगे तुम जाके वोट कास्ट कर दो, या तहाइफ की सूरत में ये लालच दिया जाता है, तो वो भी अगर पकड़ में आ गया तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई अमल में आ सकती है। सियासी जमातें
जनरल नशस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगे। ये एक अच्छी बात है कि 5% यानी कि उनका कोटा ज़रा बढ़ना चाहिए खवातीन का, ताकि उनको हर जमात जो है 5% के तौर पे उनको अपनी यहाँ लें और उनको उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़वाएं। जलसे जुलूसों और अवामी इज्तिमाअत में असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। किसी भी किस्म का असला या कोई बारूदी मवाद उनके पास नजर आया तो उसके खिलाफ भी इलेक्शंस के दिनों में वो हो सकती है कानूनी चाराजोई। अच्छा, सरकारी खजाने से सियासी व इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी होगी। यानी कोई सियासी खजाने यानी कि या इस तरह से ले लीजिए कि कोई आला अफसर है या कोई भी है या जिस तरह से वो यानी खजाने पे, हुकूमत के खजाने पे किसी तरह से वो चाहे कि मैं इलेक्शन लड़ लूँ, इसकी कंपेन चला दूँ, तो सख्त पाबंदी होगी। जो आपकी जेब में है, जो आपकी सवाबदीद में है, आप उसमें रहते हुए आप अपनी इलेक्शन कंपेन चला सकते हैं। मजीद हम आगे चलें तो ये मेरे पास दूसरा सफ़ा है। सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतज़ामिया से मशरूत होगी, यानी उनसे पूछना पड़ेगा। सियासी जमातों जलसे के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, थाने से परमिशन लेनी पड़े, डीसी से परमिशन लेनी पड़े, तो उसकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है। सरकारी वसाइल के इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। जैसे कि हम मुख्तलिफ टाउन्स में देखते हैं, क्रेनें देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम देखते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी कि हम जाके झंडा लगा दें, कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर लें, तो किसी भी किस्म की सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। जैसे कि कारें हैं, उनकी रैलियाँ निकाली जाती हैं और रोड जाम हो जाते हैं, ये तो खैर आम सी एक बात है। आम दिनों में भी हम देखते हैं कि अगर आवाम का जम्मे गफ़ीर हो तो एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। तो खैर बहरहाल ये कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। फ़िरका वाराना लसानियत पर मबनी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी तरह की यानी कि किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात फ़िरका वारियत से जो भरपूर हो, लसानियत पर मबनी हो, इस बात की इजाज़त हो, यानी कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता, इस इलेक्शन इजाज़त नहीं होगी। किसी शहरी के घर के सामने अज्तमा या धरने की इजाज़त नहीं होगी। अमूमन ऐसा देखा गया है कि कोई बड़ा सियासी रहनुमा है या कोई बड़ी सियासी शख्सियात है या कोई बड़ा आला अफसर, उसके घर पे जाके धरना दे दिया जाता है, उसके घर पे जाके एहतजाज किया जाता है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। उम्मीदवार पोलिंग बूथ पर एक पोलिंग एजेंट हल्के के लिए नए 3 इलेक्शन एजेंट मुकर्रर कर सकता है। एक पोलिंग एजेंट जो है वो 3 यानी कि इलेक्शन एजेंट मुकर्रर कर सकता है। ये ज़ाब्ता इखलाक है। इलेक्शन एजेंट का मुताल्लिका हल्के से होना लाजमी है, यानी इलेक्शन में जो बैठे हुए पोलिंग बूथ पे जो एजेंट बैठे हुए उनका उस इलाके से होना ज़रूरी है। ये एक अच्छी बात है ताकि वो सबको जानता है और वो समझता है कौन इलाके का है कौन नहीं है। सरकारी इमलाक पर सियासी जमातों के परचम लगाने पर पाबंदी होगी, यानी सियासी जो दफ्तर है या सियासी जो ऐसी चीज़ें हैं उस पर झंडे या अपने बैनर्स या पोस्टर्स आवेज़ा करना बिल्कुल सख्ती से मना है। ये तमाम आपने देखा क्योंकि आपका सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है। आप क्या देखते हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि नहीं है या है तो अच्छा है? ये सारे पॉइंट ठीक हैं, लेकिन इनमें जो हमारे साथ इससे पहले आज तक होता आया है कि इलेक्शन से पहले वादे कुछ और आने के बाद मामलात कुछ, उसके हवाले से कोई बात नहीं लिखी हुई कि अगर आपने इंतखाबात में जो बातें की उन पे आपने अमल ना किया अगर जीतने के बाद, तो फिर आपके साथ क्या होगा, ये भी तो लिखा जाना चाहिए ना। ये तमाम बातें बिल्कुल ठीक है आसिफ भाई, लेकिन ना अभी जो मुस्लिम लीग नून कभी कहाँ और कभी कहाँ दर दर जा रही है ना, उसकी वजह यह है कि उनको ये तो नजर आ गया है कि डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून से वोटर तो बातों में आने वाला नहीं है। अब शख्सियात को साथ लो, वो अपने लोगों को मोबिलाइज करे और वो वोट किसी तरीके से इनडायरेक्टली उस सरदार, उस वडेरे
या उस शख्सियत, उस पीर से होता हुआ वो मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए काम आ जाए। मैं फिर अपनी कही हुई बात जो मैंने पहले की उस पर आऊँगा। ये ज़ाब्ते बिल्कुल ठीक है, हमेशा से 19-20 के फ़र्क से यही ज़ाब्ते होते हैं इलेक्शन कमीशन के। लेकिन आसिफ भाई, इलेक्शन हो जाएंगे, इक़्तिदार पे बैठ जाएगा वो शख्स जिसको अल्लाह करीम ने नसीब किया होगा, या जो भी तरीक़ाकार हमारे पास है उनको बरसर इक़्तिदार लाने का। इस आवाम का क्या कसूर है कि जो आज भी खुदकुशियों पे मजबूर है? 1988 से मियाँ साहब इक़्तिदार में चलते आ रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है। आप उनसे ये तो पूछिए ना कि आपने कौन सा ऐसा काम किया कि कोई एक मसला आपने पाकिस्तानी आवाम का ख़त्म कर दिया और जड़ से, जो आपके इक़्तिदार में हुआ। कोई एक ऐसा मसला नहीं है जो इन्होंने जड़ से पाकिस्तानी आवाम का ख़त्म कर दिया। जिस तरह हमारे पास यूटिलिटी स्टोर्स है ना आसिफ भाई, ये राशन कार्ड का एक फॉर्मूला पाकिस्तान में लागू कर दे। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को उस तरफ लगा दिया है ताकि ये बेरोजगार है, बेरोजगारी रहे। मेरी अपनी ज़ाती सोच है। एज ए एंकर पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं हो, रोज़गार के मौके फराम किए जाए। अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया यासिर साहब, मैं आपका बेइंतहा मशकूर और ममनून हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फ़लस्तीन के हवाले से भी सुनी आपने, और मौजूदा इलेक्शंस के हवाले से ज़ाब्ता इख़लाक़ और मुख्तलिफ हमने बातें की हैं। नाज़रीन, अगर मुल्क में हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़, मील्स और इनका पहिया चलेगा तो हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ या अगर मईशत मजबूत होती है और अगर फैक्ट्रियाँ लगती हैं और रोज़गार में कमी की जाती है तो हमारे यहाँ के घर जो हैं या हमारा गरीब तबका जो है वो खुशहाल हो सकता है। आने वाली कोई भी हुकूमत हो, हमें नहीं पता कौन सी हुकूमत आएगी, किसकी हुकूमत बनेगी, लेकिन जो भी हुकूमत आए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर वो अपनी कौम का, अपनी आवाम का एक निगाह से देखते हुए चारों सूबों का ख्याल करेगी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कौम ऐसी निडर है और इतनी वफ़ादार है कि आपको कभी उतरने नहीं देगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी नहीं लगेंगे। इस अमल को दोहराया जाए अब इलेक्शन के बाद आने वाली जमात को। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।